management. Friends, there is a qualitative leapfrog which Commission is ensuring, which would be shown by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently. पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 इलेक्शंस स्टेट असेंबलीज के देश में हुए हैं और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं तो इस दृढ़ता के साथ जा रहे हैं कि जो उनके आउटकम्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं। पहले वो पीसफुल हुए, वायलेंस फ्री हुए। जो इसमें से एक दो स्टेट में वायलेंस होती थी वहां भी वायलेंस नहीं हुई। नियर जीरो रूपोल्स और कैंपेनिंग जो क्लटर है, जो नॉइज है, जो कैंपेन के दौरान होती है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें भी घटित देखने को मिली। कोर्ट केसेस रिड्यूस हुए, कोर्ट की टिप्पणियां जो अनावश्यक या हमारे ऊपर में होती थी वो कम हुई। सीजर्स बढ़े और फेक न्यूज़ पर एक एक्शन लेने का जो तरीका था वो बहुत बढ़ा। तो लास्ट 2 इयर्स में इसको और रोबस्ट करने के लिए हमने क्या क्या किया है ये हम आपको आज दिखाएंगे और उसको कैसे बेहतर करेंगे ये भी दिखाएंगे। हम कहां पहुंचना चाहते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं, ये भी आपको लास्ट स्लाइड में दिखाएंगे। अभी जो इलेक्टरल साइकिल है उसमें हमने कितनी तैयारी की है ये हम आपको आज शेड्यूल बताने से पहले बताना चाहते हैं। अगर देखा जाए तो इनपुट के रूप में हमारा जो इलेक्टरल रोल है वो प्योर होना चाहिए। ये फाउंडेशन है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए। उसमें जिसको होना चाहिए वोटिंग में वो है और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है। हमने इलेक्टरल रोल में बहुत मेहनत की है। इनपुट के तौर में मटेरियल, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, इतनी चीज़ें लगती हैं। प्रोसेस के रूप में जो डिसरप्टिव चैलेंजेस हैं, मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन, एमसीसी वायलेशन और रीचिंग आउट टू द मिसिंग वोटर्स, अर्बन अपैथी, यूथ अपैथी और ओवरकमिंग ऑपरेशनल चैलेंजेस जिसमें रीचिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज इन दिस वाइड कंट्री एंड व्हाट आउटकम्स वी वांट, that is what is we will tell you little later also. तो पहला जो इनपुट है ये एक मोज़ेइक है जो देश की वोटर्स की, इलेक्टर्स की पिक्चर है। क्या दिखाती है ये? इट्स अ वेरी डाइवर्स मोज़ेइक। 96.8 करोड़ आर द टोटल इलेक्टर्स इन द कंट्री, of which 49.7 करोड़ आर मेल एंड 47.1 करोड़ आर फीमेल। और जो यंग वोटर्स हैं, बहुत मेहनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स इस बार इन चुनावों में वोट देने के लिए हमारे इलेक्टरल रोल्स में हैं। और अगर इसको हम 20 से 29 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंग ही हैं, कोई अभी बड़े तो हुए नहीं हैं, तो 18 से जो 29 हैं वो करीब 21.5 लाख वोटर हैं। 1.80 करोड़ 18 से 19 और 20 से 29 में 19.74 करोड़, यानी 21.5 करोड़ वोटर्स एब्सोल्युटली यंग, जो कि डेमोक्रेसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से डिसाइड करेंगे, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स इन द डेमोक्रेसी, बिकॉज दे हैव ए लार्जर टाइम टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी। अगर हम देखें तो बहुत इंक्लूसिव करने के लिए देर आर 88.4 लाख पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हु आर पार्ट ऑफ आवर वोटर लिस्ट। वी हैव मेड ए स्पेशल एफर्ट कि जितने हमारे मतदाता हैं उस तरह के उनको हम अपने इलेक्टरल रोल में लेके आए। 82 लाख लोग ऐसे हैं जो 85 वर्ष से ऊपर हैं और वो हमारे प्राउड मतदाता हैं। वी फील वेरी प्राउड टू हैव देम विद अस। और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मतदाता भी हैं जो हमारे इलेक्टरल रोल में। सो द मोज़ेइक इज, ट्रांसजेंडर्स भी हैं 48,000। तो मोज़ेइक इज लाइक 18 से 19, 20 से 28, 85 transgenders, person with disabilities, and in the entire country, length and breadth of the country. इस rigorous जो प्रोसीजर है इसको बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हर स्टेज पे इलेक्टरल रोल के प्रिपरेशन करते समय पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि कोई हमसे ये ना प्रश्न कहे कि आपने अपने से इलेक्टरल रोल बनाया और हमें बताया भी नहीं। सो व्हेन द इलेक्टरल रोल प्रिपरेशन स्टार्ट्स, वी मेक ए ड्राफ्ट पब्लिकेशन। वी गिव 2 कॉपीज फ्री ऑफ कॉस्ट टू द पॉलिटिकल पार्टीज।
उसके बाद जितने फॉर्म 6, फॉर्म 7, फॉर्म 8, नया नाम जुड़ने के, डिलीशन के, मॉडिफिकेशन के, मेरा नाम बदल है, घर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके मिनट्स बनाते हैं। और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथ लेवल एजेंट्स अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें तो लगाएं। और अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, ऑल द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट दैट साइलेंटली वी वर वर्किंग। सब ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1, 2, 3 मीटिंग्स की हैं, उनको सारे ड्राफ्ट रोल्स दिखाए हैं, दिखाने के बाद जितने ऑब्जेक्शंस हैं वो उनको पूरा किया है और उसके मिनट्स बना के रखे हैं। फ्रेंड्स, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट एंड वी आर conscious that a very solid electoral roll is the foundation stone on any election, and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो gender ratio है वो बढ़ के अब 948 हो गया, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्य, देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां आज 1000 से ऊपर जेंडर रेशियो है, यानी महिला वोटर्स की संख्या मेल से ज़्यादा है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए वोटर्स हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाख हमारी लड़कियां हैं, फीमेल वोटर्स हैं। सो दे आर गोइंग साइड बाय साइड, एंड दिस इज अगेन ए वेरी हेल्दी साइन that women are also equally participating in our election. और जैसे women participation है, ऐसे ही youth participation is another area which the commission is very conscious and commission is also consistently focusing on. 13 से जो 1.8 करोड़ मैंने आपको बताया, 19 करोड़ वोटर्स 20 से 19, और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी, उसका भी नाम हमने एडवांस में एप्लीकेशन में लिया, जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उम्र 18 साल होने वाली है। एंड यू वुड बी हैप्पी टू नोट दैट आउट ऑफ 13.4 lakh एडवांस एप्लीकेशंस व्हिच हैव कम टू अस, अराउंड 5 to 6 lakhs आर सच हु विल कंप्लीट द एज ऑफ 18 बाय 1 अप्रैल 2024, और वो भी हमारे वोटर उस समय तक बन जाएंगे। यानी the roll would be as much updated on 1 अप्रैल कि कोई भी छूटे नहीं। नेशनल आइकन्स को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोड़ने के लिए इस कार्य में लगाया है। हमें विश्वास है कि यूथ न सिर्फ वोट करेंगे बल्कि हमारे एम्बेसडर्स भी बनेंगे। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने 10 दोस्तों को भी लेके आएंगे। और इस बार हम कन्विंस्ड हैं अपने डिफरेंट आउटरीच एक्टिविटीज़ की वजह से कि वो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, जब हम वोटर्स को अपने बूथ पे बुला रहे हैं तो हमारी ये भी ड्यूटी बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तैयार करके रखें। कैसे तैयार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉयलेट होगा, मेल एंड फीमेल अलग, साइनेज होगा, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए रैंप होगा, एक व्हील चेयर होगी, हेल्प डेस्क होगी, वोटर फैसिलिटेशन सेंटर होगा, और शेड भी होगा, सफिशिएंट लाइट भी होगी। यानी मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज वुड बी अवेलेबल एट ऑल द पोलिंग स्टेशंस, और दीज पोलिंग स्टेशंस विल बी सेटअप अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ। उत्तर में हिमालय की बर्फीली चोटियां हों, या दक्षिण में कन्याकुमारी का समुद्र तट, पश्चिम में राजस्थान के रेगिस्तान से लेके अरुणाचल के जंगल और मेघालय के वेटेस्ट रीजन, इलेक्शन कमीशन देश के हर कोने में प्रजातंत्र को मजबूत बनाने के लिए अपने पोलिंग स्टेशन, अपने पर्सनल को लेके जाएगा, एंड वी विल टेक डेमोक्रेसी टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री, एंड वी आर श्योर दैट वी वुड मेक इट ए वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर आवर वोटर्स। एंड देन दी वोटर्स डिलाइट, पोलिंग स्टेशन इस तरीके के मिलने चाहिए जिसमें ये सभी चीजें आपको मिलें। देन हाउ वुड बी एंश्योर दैट इट इज ऑल्सो इंक्लूसिव?
इंक्लूसिव इन द सेंस 85 प्लस जितने वोटर्स हैं उनके हम घर जाके वोट लेने के लिए तैयार हैं। नॉमिनेशन से पहले सबके घर में हम फॉर्म 12D पहुंचाएंगे। देश के कुछ हिस्से में घर से वोटिंग हो चुकी है असेंबली इलेक्शंस में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है। अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 वर्ष से ऊपर के मतदाता हैं, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं 40 ईयर्स एंड 40% से ज़्यादा की जिनको डिसेबिलिटी है, वो सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये ऑप्ट करेंगे कि वो फॉर्म वो बूथ पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का वोट लेने घर में जाएंगे। हालांकि हमारा तजुर्बा यह है कि ज़्यादातर लोग उस एज के बूथ पर आना चाहते हैं, बिकॉज दे हैव कंसिस्टेंटली बीन पार्ट ऑफ आर डेमोक्रेसी। उनको वॉलंटियर्स और व्हीलचेयर की सुविधा वहां उपलब्ध रहेगी। नाउ जब ये बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। दे आर सेंटिनल्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन हमारे जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए कि दैट वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे इसलिए ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। मैं इसी क्रम में आगे थोड़ी अर्बन एपैथी की भी बात करूंगा। हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में, हम देखते हैं जहां घर के नीचे बूथ है वहां पे बहुत सारे लोग वोट देने नहीं आते। ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि वो ये समझें कि वोट देना कितना जरूरी है। अगर हम 10 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए बूथ बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं, तो आप घर के नीचे उतर के जो 2 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास बूथ है उसमें वोट देने जरूर आएं। फ्रेंड्स, we are also very conscious about the sustainable elections as our responsibility towards the environment। तो environmentally sustainable elections हों, इसके लिए भी हमने डायरेक्शंस अपने इलेक्शन मशीनरी को दी है। वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए। आप उसको कलेक्ट करें, डिस्पोजल करें और टीम्स के साथ में सेंड देम टू वेरियस डिस्पोजल थिंग। इट्स पार्ट ऑफ द मटेरियल अरेंजमेंट। मिनिमल यूज पेपर का करें। मैक्सिमम हमारी ई बुक्स लागू हैं, आप कभी भी हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट पर ई बुक है। मोर एंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं, रिसाइकलिंग, मोर एंड मोर लेस एंड लेस पेपर वर्क, ऑल दैट इज what is our commitment to the environment. We are also greatly leveraging technology in 3 verticals for the help of the voter, for the help of the election management agencies, machinery, and also for the political parties and candidates. कोई भी वोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूथ कहाँ है उसका एपिक डाउनलोड करना है। इफ ही हैज ए मोबाइल नंबर सीडेड, ही कैन डाउनलोड हिज और हर मोबाइल। कोई भी बीएलओ के बारे में कोई जानकारी लेनी है, वन कैन गो टू द वोटर हेल्पलाइन ऐप। यू कैन नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ ए कैंडिडेट यू हैव इन योर कॉन्स्टिट्यूएंसी हु आर कंटेस्टिंग। सो देयर इज एन एप्लीकेशन कॉल्ड नो योर कैंडिडेट। तो उस कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, उसके खिलाफ में केसेस तो नहीं है, उनके क्या एसेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें केवाईसी के एप्लीकेशन में वोटर्स को देखने का अधिकार है, उनको मिलेंगी। और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी कैंडिडेट का, उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए व्हाट इज द बेसिस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट हु हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड। देन in order to clean up the entire system, we want to use the technology with the help of the citizens. Citizens be please vigilant. So C-Vigil ऐप में कोई भी शिकायत अगर किसी सिटीजन्स को, किसी वोटर को करनी है, कहीं पर भी
कहीं पर भी कोई पैसा बांटने का केस है, फ्रीबी बांटने का केस है, एक्सेस कैंपेनिंग का केस है, जस्ट टेक ए फोटो और टाइप टेक्स्ट, सेंड इट टू अस, वी विल कैप्चर योर लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड आवरसेल्व्स। आप कहाँ पर खड़े हैं ये हम अपने से आपकी मोबाइल की लोकेशन से समझ लेंगे और आपको 100 मिनट के अंदर अपनी टीम भेजकर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरण हम आपको करने देंगे। फ्रेंड्स, इस सारी चीज़ को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। मैं आज आपके सामने उन चैलेंजेस की भी चर्चा करना चाहता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे। तो मेनली 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं, 4 M's: मसिल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। एसेंशियली 4 किस्म के ब्रॉड जो हमारे प्रोसेस हैं और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीज़ों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल मसिल पावर, हाउ टू कंट्रोल मनी पावर, हाउ टू कंट्रोल द menace of misinformation and how to control the violations which are done or at least to be done under MCC. So coming to the muscle पावर को कंट्रोल करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24/7 एक नया प्रयोग हम इस बार कर रहे हैं। वी आर एस्टेब्लिशिंग, हम बिल्कुल डिटरमिन्ड हैं इस बार मसिल पावर को कम करने के लिए। चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और ब्लड बाथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जहां भी हिंसा बची है, चाहे वो प्री पोल हो, चाहे वो ड्यूरिंग कैंपेनिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हो, वी आर कमिटेड टू काइंड ऑफ बी वेरी वेरी अलाइव टू दिस सिचुएशन और जो भी हमें सख्ती से करना होगा इसके लिए हम करेंगे ताकि ये प्रोविजन ना रहे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक कंट्रोल रूम बनाया गया जो दिन उसमें 5 किस्म के फीड्स होंगे: टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग विच इज ऑन दी बूथ्स, 1950 की लाइन जिससे शिकायत आती है, एंड ग्रीवेंसेस पोर्टल। So one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these 5 feeds. जहां से भी, और सी विजिल, 6th सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एवरीवेयर अक्रॉस द कंट्री हमने बड़ी सख्त ताकीद दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, SSPs अपने एरिया में हिंसा को ना होने दें। जितने नॉन अवेलेबल वारंट्स आज की डेट में हैं, पुलिस उनको ऑलरेडी हमारे विजिट्स के साथ साथ ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट कर चुकी है, कर रही है। साथ ही जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं उनको भी बहुत तेजी से देख रही है। देयर इज ऑल्सो ए नेटवर्क ऑफ चेक पोस्ट विच हैव बीन सेट अप इन द इंटरनेशनल बॉर्डर, इन द इंटरस्टेट बॉर्डर एंड ऑन द nodes from where some kinds of irregular, illegal goods can move across these states. In some international borders, there is also a drone-based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं कोई उपयोग नहीं होना चाहिए। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बहुत सख्त हिदायत दी है कि जितने लोग 3 साल से ऊपर हैं उन सबको आप बदल दीजिए पहले, और अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, नॉट बिलो। ये उनका काम है कि जो नीचे हैं वो उनको देखें। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग, इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है। बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं हिंसा का विरोध करता हूं क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। Only peace is everlasting. Violence doesn't solve anything.
we will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very cautious of this point. We'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 इलेक्शंस हुए हैं स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वजह से ये कन्विक्शन है जिससे हम आपसे उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are talking to you from the strength of our outcomes. 3400 करोड़ रुपए के करीब का कैश मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया गया 11 इलेक्शन में. एवरी स्टेट, राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, नागालैंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, हर स्टेट में उससे पहले इलेक्शन में जो भी हुआ था उससे 200, 400, 500, 700% की वृद्धि हुई. टोटल 3400 करोड़ इज अराउंड 835% हायर. ये जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में ज्यादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में ज्यादा है. हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं. वी आर अवेयर fully that there are differential vulnerabilities in each state. Some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems. So whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. Misuse of money हम नहीं होने देंगे. इसके लिए भी हमने एनफोर्समेंट एजेंसीज को, सब स्टेट्स में एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ बैठक की है. दिल्ली में हम सब हेड्स ऑफ द एजेंसीज के साथ फिर से बैठक करने वाले हैं आज के बाद तुरंत. क्या कहा है उनको हमने कहा है कि जो फ्रीबीज, लिकर, कैश, कुकर, साड़ी, मशीन्स, whatever kind of freebies किस स्टेट में बंटने की शिकायतें आती हैं, उसको 100% रोकें. रोकने के लिए एनालिटिक्स बेस्ड कार्य करें. सो whom have we directed? GST, एक्साइज, स्टेट पुलिस, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, बॉर्डर से जहां से भी जिसके नारकोटिक्स और जहां से भी फ्री भी आने की संभावना हो सकती है. जीएसटी वुड बी डूइंग द ई-वे बिल बेस्ड एनालिटिक्स टू सी if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a spurt in demand of the cash in the chests. So, National NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. डिजिटल पेमेंट से तो पैसा नहीं जा रहा है. 1-2 स्टेट में ऐसा भी देखने में आया था कि आप अपने वैलेट के थ्रू किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रहिए, 2,000, 1,000 रुपये. ऑल दैट वी विल बी लुकिंग एट. बैंक्स वुड बी सेंडिंग ऑलमोस्ट डेली रिपोर्ट ऑफ द सस्पिशियस ट्रांजेक्शंस विच दे हैव. ऑल एयरपोर्ट्स इन द कंट्री would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the airstrips. और जहां जिन राज्यों में एयर स्ट्रिप्स कॉमर्शियल के अतिरिक्त हैं, जहां हेलीकॉप्टर्स लैंड कर सकते हैं, we have asked and we have got actually the Bureau of Civil Aviation of Security to issue detailed instructions कि जिस किसी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड फ्लाइट उतरेगी, वहां जो भी सामान उसके अंदर में उसकी एज पर द डायरेक्शंस, एज पर द इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस ऑफ द BCS, ऑलमोस्ट इक्वल टू द कमर्शियल एयरपोर्ट्स, चेकिंग होगी. रेलवेज, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at. Roads. So, कैश और मनी जो भी धन बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे, पॉलिटिकल फाइनेंस in any case is a thing which is in news these days. So this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in
टेकिंग आउट आर आउटरीच प्रोग्राम्स, जितना हम यूथ विमेन वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं. वी आर ऑल्सो कॉन्शियस दैट ऑन सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं. तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया. ये कुछ इस तरीके की नई चीज़ें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो. उसके प्रति हम बहुत ज़्यादा सजग रहें. इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side, but there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called myth versus reality. This is going to be live very soon. Means ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैंने इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूँ. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्टिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. अगर हमने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत स्ट्रांग एडवाइजरी इशू की हैं. आप पूछेंगे कि एडवाइजरी तो दी, उसके बाद एक्शन क्या होगा, उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा. एडवाइजरी इशू की हैं जो भी पिछले 11-12 इलेक्शंस में, एक्चुअली जो पिछले 5 साल में जितने भी एमसीसी के वायलेशंस होते रहे, उसको हमने इकट्ठा करके एक फाइनल एडवाइजरी दी है बिफोर द 24. सो दिस इज हाउ वी हैव सेट आवर ग्राउंड्स, एंड व्हाट वी हैव डन इन दैट, वी हैव सेट, we are putting political parties on notice. Means we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागण स्टार कैंपेनर्स हैं जो कैंपेनिंग करेंगे, उनके व्यक्तिगत नोटिस में हमारी गाइडलाइंस ले आइए. ये जिम्मेदारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दी है. सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी हैव पुट देम ऑन नोटिस and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. We left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be, जो एमसीसी वायलेशंस किस प्रकार की हो सकती हैं.
I mean, statements which inspire, which should inspire rather than divide. Issue-based campaign हो, hate speeches, religious speeches, private life का criticism is what is absolutely avoidable. People should be refraining from giving unverified and misleading advertisements or masquerading as an advertisement as a news. इसमें हमने एडिटर्स को भी एडवाइजरी इशू की है. वो एक न्यूज़पेपर में बड़ा बड़ा ऊपर में छप जाता है कि इसकी लहर और उसकी लहर. अगर ऐसा है तो साफ साफ लिखें कि ये एडवर्टाइजमेंट है. लेट इट नॉट पास थ्रू एडवर्टाइजमेंट. वी हैव इशूड दीज एडवाइजरीज. नाउ द टाइम इज ड्यूरिंग दिस इलेक्शन to go beyond advisories, take concrete action, for which in the advisories there are relevant sections of the acts which are also inbuilt. So notice is there, knowledge is there, sections are there. So please, our request is कि campaigning के दौरान please don't try to cross the red line. ये वैसे भी इसलिए जरूरी है that in this digital world जो भी एक बार मुंह से निकलता है उसका रिकॉर्ड तो 100 साल तक के लिए पैदा हो गया, वो बार बार चलता रहता है. सो प्लीज अवॉइड क्रिएटिंग डिजिटल मेमोरी ऑफ बैड वर्ड्स विच आर कमिंग फ्रॉम योर माउथ. प्लीज बी सिविलाइज्ड ड्यूरिंग द इलेक्शन. दिस इज व्हाट इज आवर एडवाइस. और एक बार जब लड़ाई झगड़ा होता है ना तो प्रेम का धागा टूट जाता है, और जब प्रेम का धागा टूट गया तो बड़ी मुश्किल होती है. रहीम ने कहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए. तो क्यों ऐसी गांठ बांधनी है? थोड़ा प्यार मोहब्बत से कैंपेनिंग करें, शोर शराबा कम हो. फ्रेंड्स, पॉलिटिकल पार्टीज को और भी बहुत सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए उनकी एक्टिविटीज़ को हमने कदम उठाए हैं. ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि हर फील्ड के अंदर में वी आर रेडी दैट हाउ वी वुड कंट्रोल दिस. क्या किया है? अराउंड 537 रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेस. वो क्या करती थी? किसी के नाम में कैंडिडेट खड़ा कर दिया, गाड़ियों की परमिशन ले ली, दूसरा कोई यूज कर रहा है, किस्म किस्म की भांति एंटाइटलमेंट ले लिया, भांति भांति का वो देवर क्लटरिंग द पॉलिटिकल स्पेस, क्राउडिंग आउट द जेन्युइन पर्सन्स. सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन डन. सारी फाइनेंशियल जितने भी अकाउंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और जितनी भी कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सब डिजिटाइज्ड फॉर्म में हमारे पास आएंगी, ऐसा हमने उनको कहा. डायरेक्शंस दे दिए, इट इज स्टार्टेड कमिंग. तो जो भी पॉलिटिकल फाइनेंस की चर्चा देश में चल रही है उसके साथ साथ ये भी कार्य पीछे से बैकग्राउंड में चल रहा है, बिकॉज कमीशन ऑलवेज बिलीव्स इन द ट्रांसपेरेंसी इन द पॉलिटिकल फाइनेंसिंग. Plummeting level, I have already said. We have also asked the political parties to be very, very respectful to the persons with disabilities in their discourse, not to use the abusive words, also to not use children at all during the campaigning. बच्चे नहीं है इसलिए कि उन्हें कैंपेनिंग में लाया जाए. We will be very strict if anybody does that. We are also giving advisories to political parties that have internal organizational structures within your party, within the parameters and in a right form. Friends, we are appointing 2,100 observers. जितनी चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीज को फील्ड ऑफिसर्स तो करेंगे ही करेंगे. हम 2100 ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट कर रहे हैं और इस बार उनको हमने क्या खास सख्त हिदायत दी है. और जो भी डीओज लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो स्पेसिफिकली इसको देखेंगे. इंड्यूसमेंट एंड कोअर्शन, इंटिमिडेशन फ्री इलेक्शन हो, इस पर स्पेसिफिकली नजर रखेंगे, हमें रिपोर्ट करेंगे. फोर्स जितनी भी जा रही है किसी भी राज्य में उसका डिप्लॉयमेंट रैंडमाइज्ड हो. ऐसा नहीं कि उस फोर्स को कहीं बैठा दिया, काम नहीं कर रही, या कहीं दूसरी जगह भेज दिया जहां जरूरत नहीं है. दे विल बी रैंडमाइजिंग द फोर्स. Entire election machinery will be randomized in the presence of the observers. Now, having done all this, what are the, जैसे मैंने पहली स्लाइड में बताया था, तो what are we expecting? हमारे elections कैसे होंगे? So, let me show you this. What is our effort?
what is our endeavor as a last slide, let me tell you. There are reduced repolls, that is what we are endeavoring. Zero violence, that's what we are endeavoring. No inducements, जिस पे कार्य हो. फेक न्यूज़ कर्व की जाए. कैंपेनिंग क्लटर और बदमिजाजी कम हो और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े. जो 67% पार्टिसिपेशन था वो बढ़ के अधिक से अधिक पहुंचे. With this, I would like to, in the end, appeal to the voters that elections belong to you. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है. We are handing over the baton to you. Please come and vote. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है. इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें. उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती. अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे. विल बी रूथलेस. एंड लास्टली, my appeal to the political parties again. We are very committed for ethical political discourse. I would like parties to again appeal that please maintain decorum in campaigning and refrain from abuses and personal attacks. राजनीतिक दलों को बहुत पर्सनल अटैक से बचना चाहिए. फिर मुझे बदर साहब का एक शेर याद आता है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे. दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो. और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है. तो पार्टीज कम से कम ऐसा ना गंदा बोलें कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं और फिर कुछ ना हो सके. विद दिस आई वुड वंस अगेन थैंक ऑल द प्रेस मीडिया हु हैव कम हियर वेरी सिंसियरली. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन नाउ 3.5 years. यू आर आवर नेचुरल एलाइज, यू आर आईज एंड ईयर्स. हमारा कोई क्रिटिसिज्म होता है आप करते हैं, हम अपनी बात कहते हैं आप करते हैं. आप ही के थ्रू हम वोटर्स पे पहुंच सकते हैं. प्लीज वोटर्स तक हमारी बात पहुंचाइए, उनको बाहर निकलवाइए. ये सारी स्लाइड्स, सारा प्रेजेंटेशन आपको अभी तुरंत इसी माध्यम से हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. डाउनलोड, यूज इट इन योर स्टोरीज. कुछ और चाहिए तो हमें बताइए, हम देंगे. नाउ आई कम टू द शेड्यूल which you were waiting, and I hope I didn't delay it. I have not bored you by what I said. So now we'll be announcing schedule in 3 phases. First, for the by-elections. There are 26 assembly constituencies in the country जहां by-poll होना अभी है ड्यू. बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु. इन सब राज्यों में बाई इलेक्शंस होना ड्यू है. आज तक की जितनी भी वैकेंसी थी बाई इलेक्शंस की, 26 की 26 हम पूरी कर रहे हैं, ताकि हमारे खाते में कोई भी वैकेंसी ना रहे. और ये उसी फेज में होंगी जिस फेज में पार्लियामेंट्री इलेक्शन उस पर्टिकुलर इलाके में हो रहा है. वो कब हो रहा है वो मैं आपको जब फेज आएंगी तो उसमें दिखा दूंगा. बट ऑल दी 26 assembly constituencies will go to the by-poll so that during this election itself we can complete this entire process. अगर आपने नोट कर लिया हो तो now I come to the assembly elections. साथियों, 4 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस जैसे मैंने बताया था जून में खत्म हो रहे हैं. सिक्किम जो 2 जून को विद 32 असेंबली सीट्स. उड़ीसा जून 24th June with 147 assembly constituencies. Arunachal Pradesh on 2nd June with 60 assembly constituencies. Andhra Pradesh
On 11th June 24 with 175 assembly constituencies, these are the simultaneous elections to the parliament. They will be held simultaneously. They will also be held in the same phase where the parliament elections will be held. So now, when I tell you the parliamentary elections, then I will tell you. But in case of Andhra Pradesh, the date of issue of Gazette notification would be 18th of April 2024 और date of poll would be 13th May 2024. तो आंध्रा के केस में नोटिफिकेशन 18 अप्रैल 24 को होगा और डेट ऑफ पोल 13th May 24 को होगी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में डेट ऑफ गजट नोटिफिकेशन 20 मार्च को होगा और डेट ऑफ पोल 29 अप्रैल को होगी. 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन, 29 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. सॉरी 19 अप्रैल को. 20 मार्च 19 अप्रैल. इस प्रकार सिक्किम में भी 20 मार्च और 19 अप्रैल. 20 मार्च को नोटिफिकेशन, 19 अप्रैल को डेट ऑफ पोल. उड़ीसा में फर्स्ट नोटिफिकेशन, दिस विल बी कंडक्टेड in phases, and first phase would be on 18th April and date of poll would be 13th May. Fifth phase में होगा second phase of the Assembly of Odisha 26th April and 20th May. Then sixth phase and seventh phase also Odisha would have the assembly elections. Sixth phase being on 29th April and 25th May elections. ये सब आपके साथ में हम अभी शेयर कर रहे हैं ताकि आपको लिखने में, रिपोर्ट करने में इसको आसानी हो. कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्योहार, बिगेस्ट. 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ऑफ विच 84 are reserved for SCs and 47 are reserved for STs. तो इस 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज के महात्योहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह, अनुरोध, गुजारिश दैट प्लीज ज्वाइन फॉर द वोटिंग, कम ऑन द डे ऑफ वोटिंग. छुट्टी मनाने ना जाएं, जरूर आ जाएं. शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल Phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. इसमें फेज 1 का शेड्यूल एक दिन से हमें 2 बार करना पड़ रहा है. फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है, तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है, लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल हमें 30 मार्च की जगह 2 अप्रैल सिर्फ बिहार के फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है, क्योंकि वहां त्योहार है. और 19 अप्रैल को यहां वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी. सो फेज 1 दिस विल लुक लाइक दिस. ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे. अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा. तो इसमें जो फेज 1 का जो मैप है, इसमें नॉर्थ ईस्ट, नीचे तमिलनाडु, राजस्थान, सेंटर में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, और ऊपर में जम्मू कश्मीर की 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी. ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में मैप है. सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में. सेकंड फेज notification will start on 28th of March and date of poll will be 26th of April. Similarly here, in case of J&K, because of the some holiday,
The date of one day would be different, date of security of nomination would be different, but date of gazette notification और date of poll would be common. फेज 1 में 21 राज्य पोलिंग में जाएंगे और फेज 2 में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे. So this is the map which would be phase 2, जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए, तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए, सेकेंड फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे. फेज 3 would be from 12th of April and date of poll will be 7th of May. इसमें भी टोटल 12 स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में 3 नए राज्य में चुनाव शुरू होगा. इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा. राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे, तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे, केरला कवर कर चुके होंगे, गुजरात इसमें कवर कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के 3 इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे. फोर्थ फेज में 18 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी 13th of May. Date of counting in the entire country would be 4th of June for all by-elections, for the assembly elections, for the parliamentary elections. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा. इस समय तक हम इसमें तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा would start and by that time, other than that, entire South India would be complete, entire Western India would be complete, North East would be complete. और फिफ्थ फेज 26 अप्रैल से शुरू होगी और 20 मई तक चलेगी. 20 मई तक डेट ऑफ पोल होगी. बीच में नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगी. काउंटिंग ऑफ कोर्स इज 4th of June. इट विल लुक लाइक दिस which is in front of you, and phase 5 में 49 constituencies will be going to the poll. Phase 6 में 57 constituencies will go to the poll, starting from the gazette notification on 29th of April and finishing on 25th of May 2024. इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा. लास्ट फेज, 7th फेज notification will be on 7th of May and polling on 1st of June. तो last polling would be on 1st of June and counting on 4th. and इस फेज में पूरा पंजाब, हरियाणा भी शामिल रहेगा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा. This is how the map will look. Yellow denotes the first phase and accordingly the legends are given. We will share this map also with you, ताकि आप इसे अपने साथ रख सकें, इसके हिसाब से देख सकें. ये भी कोशिश की है हमने, और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57. So we'll start with the 102, the largest, slowly come down and finish northeast, move up from the south and finish the western area. तो इसमें वेदर और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए काफ़ी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है. विद दिस जो सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी. 2 राज्य 4 बार में जाएंगे, कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर. 3 फेज में 2 जाएंगे, छत्तीसगढ़ एंड असम. 4 फेज में 3 जाएंगे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड. 5 फेज में 2 जाएंगे, महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर. जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए 1 फेज होगी. और 7 फेज में 3 जाएंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. विद दिस फ्रेंड्स, आई एंड माई एड्रेस एंड थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir, for those detailed remarks. Please hold on. So, you raise your hands, हाथ खड़ा कर दीजिए. माइकर्स आपके पास आएंगे
So we will start with you in the first row. Where are the micers? आप आइए, इनको दे दीजिए जो. Yeah, CC sir will take 4-5 questions at one time. So after that we'll take the next person. Yeah. सर, मैं मोहित दुबे हूँ न्यूज़ नेशन से. सर, मेरा सवाल ये है कि आपने 7 चरणों में मतदान ये करवाया है. बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है. अपोजिशन पार्टियां जो हैं ये आरोप लगा रही हैं कि 7 चरणों में क्या ज़रूरत है और इसकी वजह से सत्ताधारी दल को फायदा होता है. और छोटा सा सवाल सर एक और है कि ईवीएम को लेके लगातार अपोजिशन धरना दे रहा है, सवाल उठा रहा है. आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ आप मतदान करवाते रहते हैं ईवीएम के माध्यम से, तो उनके सवाल के बारे में आप क्या जवाब देंगे? आप ये जो लाइट जैकेट पहने हैं सेंटर में, इनको दे दीजिए जो. हाँ, या जस्ट होल्ड ऑन. सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह शुरान है. आई वुड लाइक टू आस्क कि जो आपने बताया कि 3500 करोड़ रुपए को सीज किया, उसके बाद कार्रवाई कितने लोग जेल गए, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, और जो लीकर सीज किया गया उसमें कितने केसेस रजिस्टर हुए, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन हमारे साथ कभी शेयर करता नहीं है आफ्टर द इलेक्शन हैपन्स. दिस लेडी इन द फ्रंट, या इधर मिडिल में जो है, इनको माइकर्स, हाँ इनको दे दीजिए, या इनको दे दीजिए. हाँ, प्लीज स्विच ऑन योर माइक. Great. Samir Hussain from BBC News. This is an incredible feat to try and get every person who's eligible to vote. I'm wondering how much money is being spent. And in addition, what is the biggest concern in terms of these elections? Okay. The lady in the 4th row over there with that black dress, उनको दे दीजिए माइकर. मिडिल में, हाँ उनको जो बीच में है वो लेडी जो है. हाँ, गिव इट टू हर. यस, स्विच ऑन योर माइक. इन्हें माइक ठीक करके रखें. What are they doing? Hi, I'm Ashlyn. You said in your speech that... Can you just introduce yourself? I'm Ashlyn Matthew. From? National Herald. Thank you. You had said in your speech that there should be no hate speech. There will be a calibrated approach to code violations. But there have been several complaints against the Prime Minister and Amit Shah, but none of the EC has not taken action against them. But you have taken action against the opposition leaders. So even if you take a calibrated approach, so won't it be the opposition leaders who get picked up more, who will get notice from you more than the ruling party leaders? Yeah, the gentleman in the second row here. Yeah, please. Yeah, mic is live. Hello. Sir, Venkatraman from Dinamala, from Tamil Nadu. Sir, every election you are getting new experience regarding the control of money power. How are you going to control the money power? For example, last election 2019, at Vellore constituency, the candidate Kadir Anand from his place, crores and crores of rupees money has been recovered from him. But what kind of action has been taken against him? And he is going to be the future candidate from the same constituency. Let me first take the answers of these questions of the first round. First question ये था कि 7 फेज में इलेक्शन क्यों, और अपोजिशन पार्टीज का ये आरोप है कि 7 फेज में होने से लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, किसी को फायदा होता है. एक बार कभी पूरी कंट्री का भौगोलिक और ज्योग्राफिक इतिहास और ज्योग्राफिक स्थिति को नजर डाल के देखिए. नदी, नाले, बर्फ, पहाड़, जंगल, गर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कभी सोच के देखिए. दे विल बी मूविंग लाइक within 3 to 4 days between the gap in the phases. They will move, they will walk length and breadth of the country. उनके ऊपर प्रेशर कभी देखिए कितना होता होगा. कभी इलेक्शन मशीनरी की पूरी प्रोसेस, कभी एग्जाम्स, कभी फेस्टिवल्स, होली, रमजान, रामनवमी, पता नहीं क्या क्या फेस्टिवल्स बीच में है.
जब कैलेंडर पे हम लेके बैठते हैं तो एक डेट फिक्स करते हैं, दूसरे में चली जाती है, दूसरे फिक्स करते हैं, कहीं प्रॉब्लम आ जाती है। हम किसी को फेवर करने के लिए, किसी को नुकसान करने के लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते, कोई भी एक्शन नहीं लेते। किसी को ऐसा भ्रम है तो वो गलत है। हम फैक्ट्स पे बात कर सकते हैं। जहां की जो मैंने कहा था, हर राज्य अपने आप में अलग अलग है। किसी राज्य में 1 में भी है, किसी राज्य में 7 में भी है। जिन राज्यों में 7 में है वहां का विस्तार बहुत बड़ा है, नंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बड़ी हैं, कंटेस्टेशंस ज्यादा हैं, इसलिए वो 7 में है। माय फ्रेंड फ्रॉम द तमिलनाडु हैज आस्क्ड, वहां 1 में है, लेकिन वहां दूसरा चैलेंज है जिसके लिए व्हाट ही हैज टॉक्ड अबाउट, देयर इज ए चैलेंज ऑफ मनी पावर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, एंड एज आई मेंशन्ड, वी आर एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ व्हाट ही हैज आस्क्ड। If you learn it from the assembly elections which happened in another southern state recently, we have been able to cure that menace of money power to a very large extent, and we would control this. Please don't be worried. Similarly, I'll on the expenditure side take this question from BBC that how much we spend. Each candidate is allowed to spend in the parliamentary constituencies up to 80 lakhs, up to limit, and in the assembly up to 90, up to 90 lakhs, and in the assembly up to 38. So if you combine amongst the candidate, that's the upper limit, which is the expenditure. You have asked about, somebody asked about EVMs. EVMs के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम्स, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप 1 के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है। कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए। हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती, एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है। वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल लगी। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं। अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे। 100+ क्वेश्चन है। और भाई political parties have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness, and the political parties know in the heart of their hearts
सब ईवीएम्स का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है। फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम। इसमें FAQ भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे। इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ जो एमसीसी के बारे में प्रश्न पूछा, जिसमें आप ये पूछना चाह रहे हैं कि हम बायस्ड होके किसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, किसी के खिलाफ नहीं लेते, यही आप प्रश्न बेसिकली पूछना चाह रही हैं। पूछना नहीं चाह रही हैं, आरोप लगा रही हैं, जिसका मुझे जवाब आपको देना चाहिए। करेक्ट, वेरी राइट, यू हैव ए क्वेश्चन राइट टू आस्क। आप पिछले 8, 10, 11 इलेक्शंस की सारे आरोप जितने हमारे पास आए हैं वो सबको एक बार पढ़िए। सबको पढ़ने के बाद सबके नोटिसेस देखिए जो हमने दिए हैं। उसमें जहां जहां कोई भी वायलेशन एस्टेब्लिश होता हो, उस नोटिस के बाद, जवाब आने के बाद भी हमने, ऐसा नहीं है सब में कार्रवाई की है। वी आर वेरी, एज आई सेड, दे आर काइंड ऑफ ए मोरल सेंसर विच वी हैव इन द बिगिनिंग इशूड। और जिस किसी के भी खिलाफ में अगर कहीं भी कोई केस बनेगा, हाउसएवर हाई स्टार कैंपेनर ही और शी मे बी, वी विल नॉट sit back, we will take action. Next. Sir, we'll take some questions from that side. Yeah, the middle row. There is a gentleman holding both his hands up, उनको दे दीजिए। बोलिए, थोड़ा जल्दी दें। Yes sir. माइक के लोग थोड़ा जल्दी दें। थोड़ा माइक जरा जल्दी दीजिए, वो सेंट्रल रो में है, वो हाथ जी उठा रहे हैं वो। जी मैं आशीष हूँ, अमर उजाला डिजिटल से। मेरा सवाल है सर, जो आपने अभी 4M की बात की थी, उसके लिए क्या कोई एडिशनल डिप्लॉयमेंट आपने किया है? अगर किया है तो वो क्या है सर? Just yeah, give it to him there. Yeah, please. Yeah. Can I? मैं राजस्थान पत्रिका से नवनीत मिश्रा हूँ। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सिस्टम को खत्म कर दिया है, और जो चुनावी चंदे की जो पारदर्शिता की बातें होती हैं, तो उसके लिए वो सिस्टम लाया गया था। तो आयोग का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इसके बाद से कैश की चुनौती है वो बढ़ेगी चुनाव में। Sir, Sunil Prabhu from NDTV. Just two, three points, because you just now made a comment that every EVM has a number, and your own commission had asked for a totalizer. That totalizer has not happened because, if you wanted in the essence of free and fair election, then you should not be identified. The others, you said disclose. In the interest of the general public, and now we can't get from Mr. Arun Goel because he hasn't only cited personal reasons. In the best interest of the commission, would you be able to disclose what exactly happened? Why did Mr. Arun Goel, who worked with you and sadly is not here today in this entire process,
if you can come clean about what exactly happened, what were the differences that led to his sudden and abrupt exit. That's Ravi Tripathi, DD News. Go there. Yeah. सर मैं रवि त्रिपाठी हूँ जी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये है कि एक तो सीट के नंबर जो सर आपने दिए हैं वो 543 के बजाय 544 हो रहे हैं काउंट करने पर, ऐसा क्यों है, ये एक तो जानकारी। और दूसरा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो सवाल खड़ा किया हमारे किसी दोस्त ने कि बार बार विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है, तो पिछली बार उन्होंने नाम दिया कि मोदी कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें मोदी के खिलाफ आप सॉफ्ट होते हैं और राहुल गांधी के खिलाफ आप ज़्यादा एक्शन लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा आरोप क्यों लगता है चुनाव आयोग? Yeah. Gentleman next to you. Yeah. सर नीरज हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। सर पहले तो चुनाव आयोग को बहुत बहुत बधाई कि आप लोग पूरी कंप्लीट टीम हो गए हैं दोनों चुनाव आयुक्तों को, और इस बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग का वास्ता हो रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये तो हमें अंदाजा था कि जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव नहीं होंगे इस बार, लेकिन ऐसा क्यों किया है? हालांकि आपके पास वक्त है, कोर्ट ने भी आपको वक्त दिया है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराए जाने की क्या वजहें हैं? Yeah, the gentleman is the... Yeah, do it. Yes. Very. Sir, my name is T.N. Ashok. I used to be former editor of PTI. I also write a lot of political articles from New York. So I just wanted to know, I was just following the Federal Election Commission of the US, which publishes on its website the amount of money raised by presidential candidates. Like, say, it has just come out only yesterday. Biden has raised about $106 million. Trump has raised $88 million. Nikki Haley has raised about $48 million. And Vivek Ramaswamy has raised about $24 million. Is it possible for the Election Commission of India to publish such kind of details of not the candidates, but the parties, how much have they raised for the 2024 elections? Yeah, thank you. CC will take questions. Now let me answer these questions first. Very critical, very important questions. What are in everybody's discussion during this time, and it is necessary that one clears the stand on that. So first of all, I must congratulate that you have calculated it's 544, not 543. I never guessed that anybody would so quickly calculate this. कि ये 543 सीट हैं तो 544 टोटल में कैसे आ गई? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 बार इलेक्शन होंगे, विच इज इन मणिपुर, तो वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए 544 से. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर्स. लेट मी कम टू मिस्टर प्रभु. यू आस्क्ड the questions on totalizer. I entirely agree with you that booth wise result मालूम होने से किस बूथ पर किसने किसको कितना वोट दिया ये जानने से it's not a best possible situation in the country. We fully agree with this, and therefore we brought totalizer. The totalizer was an instrument कि जैसे एक राउंड में 14 टेबल पर काउंटिंग हो रही है, तो 14 मशीन्स को एक साथ जोड़ दीजिए और 14 का रिजल्ट एक साथ आएगा, तो कम से कम इतना पता नहीं लगेगा. लेकिन महाशय, यहां तो एक ही मशीन के रिजल्ट पे भरोसा नहीं हो रहा. मैं 14 जोड़ दूंगा तो लोग बोलेंगे पता नहीं क्या कर दिया. लेट द पॉलिटिकल सिस्टम मैच्योर इटसेल्फ. The need is to introduce totalizer. We are ready to introduce it. Technology is ready. But let one has to work in the entire landscape. Let that be matured further. We prepared the machine to take votes of the migrant workers remote voting. The prototype is ready. Machine can take 72 polling assemblies together. That's a step towards remote voting. We are also ready at some stage for remote voting through electronically, through blockchains and all. But let such things take time to assimilate, to adjust. एक समय होता है हर आइडिया का. So perhaps the time for this idea has not come. It is a little premature. But yes, it can tackle that ill. About my friend you asked. Mr. Arun was a very, very distinguished member of our team. And
thoroughly enjoyed working with him all the time. But in every institution, somebody will have to be given the personal space. And I'm sure the personal space should not be touched and one should not be insensitive to ask personal questions. If he had personal reasons, it's fine, you must respect it. In the commission, let me make it clear to everybody. As you said, disclose, disclose, disclose. We also have another principle, participate, participate, participate. Involve all political parties. So in the commission, we have a very sound tradition, not today, of large, and I must thank this to my predecessors, worthy predecessors. Whatever we are today, it is because of them. And that's one tradition in the commission, that dissent within commission is encouraged. Within four walls of ECM, the commission room, which we call, it's a round room, because it's such a complicated exercise in the world, 3 minds are always better than one. We discuss, we sleep over issues, we take time, we assimilate. And हमेशा एक उसमें कहावत है ना, फिर मुझे याद आ गया वैसे ही, निंदक न्यारे राखिए, आसपास रखने चाहिए जो लोग आपको चैलेंज कर सकें. सो कमीशन में बहुत ट्रेडिशन है, वो हमेशा होता रहा है और होते रहना चाहिए. सो दैट्स द आंसर विच आई वांटेड टू गिव यू. जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हमने कराए, ये आपने एक प्रश्न पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीरज जी आपका. हम बहुत कॉन्शियस हैं इस बात से और बीच बीच में आरोप भी लगते रहते हैं. हम वहां गए थे तब भी हमसे लोगों ने कहा कि हमें तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा आपसे क्या आपको कहलवाने के लिए कि इलेक्शन कराइए, और आप क्यों नहीं कर रहे हैं. तो पहली बात, आपने इतने समय से क्यों नहीं किया. तो पहली बात मैं सबके सामने ये इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन 2019. ये सबको विदित है कि 2019 में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ. उसमें जम्मू कश्मीर की असेंबली में 107 सीटों का प्रावधान किया गया. उस 107 में से 24 सीटें रिजर्व थीं पाक ऑक्यूपाइड जेएंडके की, बची 83 में से 7 रिजर्व थी एससी के लिए और एसटी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था. राइट. 2022 में उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन आया और उसकी रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करके नोटिफाई किया गया. उसने इन सीटों की संख्या में परिवर्तन कर दिया. तो अनदर एक्ट चेंज दिस नंबर ऑफ सीट्स. क्या हो गया, 107 से बढ़ के 114 हो गई, 24 उसमें पाक ऑक्यूपाइड जेके की रही, 90 बची, तो 83 से बढ़ के 90 हो गई और 9 सीट एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई. ये नया फीचर क्रिएट हो गया. और साथ ही साथ 2 सीट माइग्रेंट्स के लिए रिजर्व कर दी गई, जिसमें से 1 वुमेन की थी. और उसके बाद 1 सीट का नॉमिनेशन अलाउ किया गया, जो कि पीओके से डिस्प्लेस्ड लोग जो इंडिया में हैं उनके लिए वो रिजर्व की जाएगी. और ये सारे, जिसका मतलब Reorganization Act and Delimitation Act were not in sync, and therefore there was no occasion for the commission to conduct the election till that happens. When did that happen? That happened in December 2023 by amendment in the J&K Reorganization Act. तो हमारा मीटर कब से चालू हुआ है? दिसंबर 2023 से मीटर चालू हुआ है चुनाव कराने का. असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव कराने के लिए हम जेएनके के सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे कहा, ऑल, कि आप हमारा चुनाव पार्लियामेंट के साथ करेंगे. वी रेस्पेक्ट दैट, और हम समझते हैं कि हमारी ड्यूटी है हम उसे कराएं. सारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ने टुगेदर एक स्वर में कहा कि सर हम एक साथ नहीं करा सकते. हमने पूछा क्यों, तो उनका आंसर था कि जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव साथ साथ में होंगे तो एक असेंबली में लगभग 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होंगे. सो 90 इंटू 12 करीब 1000 कैंडिडेट हो गए. और जेएंडके में सिक्योरिटी की वजह से हर कैंडिडेट को कम से कम 2 सेक्शन फोर्स प्रोवाइड करनी पड़ती है.
2 सेक्शन फोर्स का मतलब हो गया कि हमें करीब करीब 1000 के बीच में 450-500 लोगों की कंपनीज की जरूरत और एक्स्ट्रा पड़ेगी। वो इतने बड़े देश में इस समय में सिक्योरिटी रीजंस में प्रोवाइड नहीं था, बट वी स्टैंड कमिटेड कि हम जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद, क्योंकि फोर्सेस की हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाएगी, हम चुनाव जल्दी से जल्दी वहां कराएंगे। लास्ट क्वेश्चन अगेन, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड चुनावी चंदा, और जो somebody asked from this side as to how the disclosures can be made through the political parties as to how much they collected. So as regards electoral bonds, Commission has always been in favor of transparency right from the stage when we submitted our stand in the Honorable Supreme Court. Again, in a democracy, there is no scope for hiding things. Democracy is all about making everybody know, aware, transparency, information. It must be shared. We are all for it. So this is the first part of the entire exercise. It must be known. The country has to now also ask and find solutions to an institutional mechanism where the donor's privacy is also considered, is a point in question. We have made it compulsory for all political parties to make the contributions they are receiving. The answer to this side as to the declarations are made on the donations. Every political party is required to, under the guidelines, to make declaration to us on the contributions they receive. Also in the annual accounts, how much they have collected, how much they have spent. Also, after every election, they are supposed to give us an account of what they spent in that particular election. Supposing assembly election has taken place, we have contested, we have spent so much. And we publish it on the website of the Commission for everybody to know what is happening. And this we have now made digital. But the unaccounted money which is used in the elections, on which during the elections we are very particular to control it. But how do we also control the donations in the unaccounted form is something which the entire nation has to work together. How the donor's privacy is also protected, he is not harassed, how it is channelized, how it is more and more white. In the digital age, there must be almost no scope. It must be a very, very less cash economy. I am speaking from my old finance days, but it must be very, very less cash economy, and therefore one has to think of it, and I am sure some better system will evolve where it becomes like that. Yes. So should we take Last another round? round? Yes, Last sir. round. Last round of questions. The lady at the back. Yeah. Good evening, sir. This is Ritika from the Indian Express. You're not audible. Yeah. Sorry. Good evening, sir. This is Ritika Chopra from the Indian Express. I have a question regarding Manipur. There's been this huge displacement of people on account of the ethnic strife. There are people who've been displaced living in relief camps and haven't come back home. What steps are is the Commission taking to ensure that people actually turn out to vote in their respective constituencies? And secondly, sir, as far as the disclosure of data with regard to electoral bonds is concerned, was the Commission expecting SBI to also share data pertaining to the unique bond number? Because what you got was just date of purchase, name and amount, and party name, date of redemption and amount. Can you introduce yourself? This is Ritika Chopra from the Indian Express. Thank you. Okay. The gentleman in that orange shirt there. Yeah, please. मैं कृष्ण मोहन शर्मा भारत एक्सप्रेस से मेरे 2 सवाल हैं जिस मुहिम में आप लगे हुए हैं कि वोटिंग परसेंटेज बढ़े। to one question. We don't have time. Yeah, simple question. एक क्वेश्चन सर कि क्या वो समय आएगा हमारे देश में कि 12वीं का बच्चा जब पास हो तो उसको साथ साथ वोटर आई कार्ड मिल जाएगा?
और दूसरा सवाल एक ये है कि क्या हमारे देश में मैंडेटरी वोटिंग हो पाएगी कभी? The lady in the light blue shirt, last row. Yeah. Sir, this side Harsha from Republic TV. I have two questions. First one, opposition parties have accused Election Commission of being biased when it comes to action against hate speeches. While you have said that adequate measures have been taken, but how is it different from the last time? And so second question is precisely about two states, West Bengal and Manipur. Both these states have witnessed immense violence last year. One during Panchayat election and other one with ethnic clashes. How Election Commission is ensuring safe and peaceful election in the booths this time? Okay, the gentleman in the front. Idhar rahe ji, inko. Here, I'm George Kalivaril from Deepika Malayalam Daily. Mine is a half question and a request also. There are, why can't you think of giving, giving a ballot vote, voting for journalists who work in other, go for vote reporting. Like me, I lost at least 5 parliament elections because I was covering the elections in the north. My vote is in Kerala. The gentleman in the orange shirt, that's the last question. Piche. Last but one row mein hai wo. That's the last question. Coming. Yes. संजय शर्मा आज तक से हूँ मैं। मेरा एक सवाल तो ये है कि निर्वाचन आयोग ने बहुत मार्मिक और बहुत व्यावहारिक अपील की है राजनेताओं से कि वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलें। तो इसकी कितनी अपील का असर लग रहा है कि वो कर पाएंगे? और दूसरा ये कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में अगली स्कीम किस तरह से इसको और पारदर्शी बनाया जा सकता है? क्या आयोग के पास भी ऐसा कोई इंतजाम है क्या? यस, नाउ उनका भी एक ले लीजिए, उनका भी, उनको दे दीजिए। Give it to him. लीजिए। You are biased. You can't do that. लीजिए। I am Professor D.S. Agrawal and I am a nominee of Rashtrapati 2012. उस समय मैंने प्रणब मुखर्जी का नॉमिनेशन कैंसिल कराया था। तब ये प्रॉमिस किया था, सवाल है। तब ये प्रॉमिस किया था कि एमपीज की जगह वोटर प्रपोजर होंगे। आपने अभी तक अमेंडमेंट नहीं किया। दूसरी बात यह है कि आप जो डीएम होता है, मैं बनारसी चुनाव लड़ा, उसने 3 बार मेरा इलेक्शन नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया बायस्ड, लेकिन मैंने 4थी बार पास कराया। तो डीएम को आप इतनी पावर देंगे कि किसी का भी नॉमिनेशन कैंसिल कर देगा बैलेट को? या आप अमेंडमेंट करिए और इसमें अमेंडमेंट करिए। और ये जो खड़े होते हैं ऐसे लोग खड़ा मत होने दीजिए कि बायस करते हैं। ऐसे आप नहीं बोल सकते, नहीं ऐसे नहीं बोल सकते। ये इस तरीके की चीज आप यहां नहीं बोल सकते। अच्छा ठीक है, नाउ लेट मी टेक दीज क्वेश्चंस। 12वीं क्लास के बच्चे के बारे में आपने पूछा एक प्रश्न। 12वीं क्लास के बच्चे को जैसे ही उसकी एज पूरी हो उसको वोटर कार्ड मिल जाए, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं एडवांस एप्लीकेशन लेके। ऐसा जरूर होना चाहिए। अबाउट मणिपुर, question was asked about Manipur, what we will do. There are persons who are displaced, who are in the camps. We have drawn a scheme. Which we have notified. That scheme is notified to allow the voters in the camp to vote from the camp. जैसे माइग्रेंट्स के लिए JNK में वो स्कीम है, ऐसे ही यहां पर भी उस स्कीम को लागू किया गया है। एंड द वोटर्स वुड बी अलाउड इन द रेस्पेक्टिव कैंप्स फ्रॉम द लोअर कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द हायर एंड हायर टू द लोअर। बट माय अपील टू द वोटर्स इज दैट let us decide through the ballot peacefully by participating in these elections. We'll make the arrangements. So, postal ballot तो अवेलेबल है प्रेस को, हैं? हम इशू कर सकते हैं।
ये हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. That brings us to the end of this press conference. I would like to thank ECI administration, PIB, protocol, and Vigyan Bhavan team for the excellent arrangements. Thank you, sir.